The winter session of Parliament begins today, where key bills across sectors such as energy, highways and insurance will be discussed. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi launched a scathing attack against the opposition while addressing the media ahead of the House session. PM Modi said that the winter session of Parliament is not just some ritual, but an ongoing effort to take the nation swiftly towards progress. He added that the Parliament is a forum for delivery, not drama. Prime Minister Narendra Modi said some parties cannot digest the defeat in the Bihar polls and hoped that Parliament would not become the site of a meltdown. The winter session will have around 15 sittings spread over 19 days. A total of 13 bills will be tabled during the winter session of Parliament. And now, of course, I have to cut across to the proceedings. And it is a solemn occasion. Deviation from the chosen format has potential to invalidate the oath. I urge the honourable members to conform to the chosen format. Secretary General. Union Territory of Jammu and Kashmir, Shri Sajjad Ahmed Kichlu. मैं सज्जाद अहमद किचलू, जिसे राज्यसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के मौजूब तय पाया है एतकाद रखूंगा और इसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सार्वभौमियत को बरकरार रखूंगा और जिस अहदे के लिए मैं संभालने वाला हूं इसके फराइज वफादारी से अंजाम दूंगा। श्री गुरविंदर सिंह ओबरॉय। मैं गुरविंदर सिंह ओबरॉय जो राज्यसभा ਦਾ सदस्य चुनिया गया हाँ ईश्वर ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत ਦੇ संविधान ਦੇ प्रति सच्ची श्रद्धा ਅਤੇ निष्ठा रखांगा कि मैं भारत ਦੀ प्रभुता ਅਤੇ अखंडता ਨੂੰ बरकरार रखांगा
ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। श्री चौधरी मोहम्मद रमजान। चौधरी मोहम्मद रमजान युस राज्य सभा हुंद मेंबर मुंतखब करना आव छुस खुदा वंद ताला सुन नाव हेथ यह कसम करान ज बह थाव भारत किस आईनस पे युस कानूनी किन कायम सपदमुत पोज एतकाद बह रोज अमि आईनुक वफादार बे थाव भारत सरदारी तो सालमियत बरकरार तो बह दिम तम फरइज ईमानदारी सान अंजाम यम मे सुपर्द सपदन वल छ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 24 नवंबर 2025 को चीनी ताइपेई को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिया है। इसके अतिरिक्त 15 से 26 नवंबर 2025 के दौरान जापान में आयोजित डेफ ओलंपिक्स प्रतियोगिता में भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल रिकॉर्ड 20 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 7 रजत तथा 4 कांस्य पदक शामिल हैं। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। इन युवा खिलाड़ियों सभापति जी, शीतकालीन सत्र का आरंभ हो रहा है और आज सदन के हम सभी माननीय सदस्यों के लिए ये गर्व की पल है। आपका स्वागत करना और आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। मैं सदन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विश्वास भी कर देता हूं कि सभी इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य ये उच्च सदन की गरिमा को संभालते हुए आपकी गरिमा की भी सदा सर्वदा चिंता करेंगे, मर्यादा रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे सभापति जी
एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं, किसान परिवार से निकले हैं और पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। समाज सेवा ये उनकी निरंतरता रही है। राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है, लेकिन मुख्य धारा समाज सेवा की रही है। समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते आए हैं, करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है। सामान्य परिवार से, सामान्य समाज से, सामान्य राजनीतिक जहां अलग अलग करवट बदलती रही है, उसके बावजूद भी आपका यहां तक पहुंचना, हम सबका मार्गदर्शन प्राप्त होना, ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं आपको लंबे अरसे से परिचित रहा हूं। सार्वजनिक जीवन में साथ साथ काम करने का अवसर भी मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जब मुझे यहां दायित्व मिला और जब मैंने आपको अलग अलग जिम्मेवारियां में काम करते देखा, तो मेरे मन पर अतिशय सकारात्मक भाव जगना बहुत स्वाभाविक था। क्वायर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में हिस्टोरिकली हाईएस्ट प्रॉफिट वाली इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना, यानी आपका किसी संस्था के प्रति समर्पण हो तो कितना विकास किया जा सकता है और कैसे दुनिया में उसकी एक पहचान बनाई जा सकती है, वो आपने करके दिखाया। आपको भारत के कई क्षेत्रों में बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। आप झारखंड में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, पुडुचेरी में राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग अलग दायित्व संभालते रहे। और मैं देखता था कि झारखंड में तो आदिजाति समाज के बीच जिस प्रकार से आपने अपना नाता बना दिया था, जिस प्रकार से आप छोटे छोटे गांव तक दौरा करते थे, वहां के मुख्यमंत्री बड़े गर्व के साथ इन बातों का जब भी मिलते थे जिक्र करते थे। और कभी कभी वहां के राजनेताओं के लिए भी चिंता होती थी कि हेलीकॉप्टर हो या न हो, इसकी कोई परवाह किए बिना जो गाड़ी है आप चलते रहते थे। रात को छोटे छोटे स्थान पर रुक जाना, ये जो आपने एक अपना सेवा भाव था, उसको राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी जिस प्रकार से आपने उसको एक नई ऊंचाई दी, इससे हम भली भांति परिचित हैं। मैंने आपको एक कार्यकर्ता के रूप में देखा है, एक सहयोगी के रूप में हम साथ काम किए हैं, सांसद के रूप में देखा है, अलग अलग पदों पर देखते हुए आज यहां पर पहुंचे। लेकिन मैंने एक बात महसूस की है कि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में पद पर पहुंचने के बाद कभी लोग पद का भार अनुभव करते हैं और कभी कभी प्रोटोकॉल में दब जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आपको और प्रोटोकॉल का कोई नाता ही नहीं रहा है। आप प्रोटोकॉल के परे रहे।
और मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में प्रोटोकॉल से मुक्त जीवन की एक ताकत होती है और वो ताकत हम हमेशा आप में अनुभव करते रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आदरणीय सभापति जी, आपके व्यक्तित्व में सेवा, समर्पण, संयम, इन सभी बातों से हम भली भांति परिचित हैं। वैसे आपका जन्म तो डॉलर सिटी में हुआ और उसकी एक अपनी पहचान है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी सेवा का क्षेत्र अंत्योदय को चुना। आपने हमेशा एक डॉलर सिटी के भी उस तबके की चिंता की जो दबे, कुचले और कुछ वंचित परिवार थे, उनकी चिंता की। आदरणीय सभापति जी, मैं उन दो घटनाओं का जरूर जिक्र करना चाहता हूं जिसको कभी मैंने आपसे, आपके परिवारजनों से भी सुना है और जिसने आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पैदा किया है। बाल्यकाल में अविनाशी मंदिर के तालाब में आपका डूबने की संभावनाओं के बीच की अवस्था आपके लिए हमेशा रहा है कि मैं तो डूब रहा था, किसने बचाया, कैसे बचाया पता नहीं, मैं बच गया। और ईश्वर ने कुछ आप पर कृपा की, इस प्रकार का भाव आपके परिवार के लोग हमेशा बताते हैं। और दूसरा जो हम सब बहुत बारीकी से जानते हैं, जब कोयम्बतूर में लाल कृष्ण आडवाणी जी की यात्रा होने वाली थी, उसके कुछ समय पहले एक भयानक बम ब्लास्ट हुआ। शायद 60-70 लोग मारे गए। भयंकर बम ब्लास्ट था और उस समय आप बाल बाल बच गए थे। इन दोनों में जब आप ईश्वरीय शक्ति का संकेत देखते हुए अपने आप को समाज के प्रति अधिक समर्पित भाव से काम करने की जो आपने वजह के रूप में उसको कन्वर्ट किया, ये अपने आप में एक सकारात्मक सोच से बना हुआ जीवन का प्रतिबिंब है। आदरणीय सभापति जी, जो एक बात मैं जानता नहीं था लेकिन अभी मुझे पता चला, आप शायद अभी उपराष्ट्रपति बनने के बाद काशी गए थे और आपका काशी का दौरा था, तो एक सांसद के नाते स्वाभाविक रूप से मेरा मन वहां सब कुछ ठीक ठाक हो ही रहता है। लेकिन आपने वहां एक बात बताई जो मैंने सुनी, मुझे मेरे लिए नई बात थी। आपने वहां कहा कि आप वैसे तो नॉनवेज के आदी थे, लेकिन जब पहली बार आप काशी गए थे जीवन में और काशी में पूजा वगैरह की, मां गंगा को अपने आशीर्वाद प्राप्त किया मां गंगा से, और पता नहीं आपके भीतर एक संकल्प जगा और उस दिन से आपने तय किया कि आप अब नॉनवेज नहीं खाएंगे। अब ये कोई न कोई सात्विक भाव, कोई नॉनवेज खाने वाले बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके मन में काशी की धरती पर विचार आया, तो एक सांसद के नाते मेरे लिए भी एक स्मरण रखने वाली एक घटना के रूप में मैं उसको हमेशा याद रखूंगा। भीतर कोई न कोई आध्यात्मिक भाव जो इस प्रकार की दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। आदरणीय सभापति जी, छात्र जीवन से आपकी नेतृत्व सामर्थ्य रहा है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा में आप हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए यहां विराजमान है। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है। आदरणीय सभापति जी, आप लोकतंत्र के रक्षक के रूप में अपनी जवानी में
युवा अवस्था में। जब किसी को भी सरल मार्ग से जाने का मन कर जाता है, आपने वो रास्ता नहीं चुना, आपने संघर्ष का रास्ता चुना। लोकतंत्र पर आए हुए संकट के सामने मुकाबला करने का रास्ता चुना और आपने आपातकाल में एक लोकतंत्र के सिपाही की तरह जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, साधनों की सीमाएं थी, मर्यादाएं थी, लेकिन जज्बा कुछ और ही था। और वह उस क्षेत्र के सभी उस सब पीढ़ी के नौजवान आज भी इमरजेंसी के खिलाफ की आपकी जो लड़ाई थी, लोकतंत्र के लिए आपका संघर्ष था, उसमें आपने जन जागृति के जो विविध कार्यक्रमों को अपनाया था। लोगों को जिस प्रकार से आप प्रेरित करते थे, वे हमेशा हमेशा के लिए लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा देने वाली घटना रही। आप एक अच्छे संगठक रहे हैं, मैं भली भांति जानता हूं। आपने संगठन में जो भी दायित्व संभालने का अवसर आया, आपने उस जिम्मेवारी को चार चांद लगा दिए, अपने परिश्रम से लगा दिए। आपने हमेशा सबको जोड़ने का प्रयास किया, नए विचारों को स्वीकार करने का प्रयास किया, नई पीढ़ी को अवसर देने का प्रयास किया। ये हमेशा संगठन में आपके कार्य की विशारद रही। कोयम्बतूर की जनता ने आपको सांसद के रूप में यहां सेवा करने के लिए भेजा और तब भी आपने सदन में रहते हुए हमेशा उस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता से लोगों के सामने रखा, सदन के सामने रखा। ये आपका लंबा अनुभव सदन में सभापति के रूप में और राष्ट्र में उपराष्ट्रपति के रूप में बहुत ही प्रेरक रहेगा, हम सबको मार्गदर्शक रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी तरह इस सदन के सभी सदस्य इस गौरवपूर्ण पल को जिम्मेवारियों के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसी भावना के साथ मेरी तरफ से, सदन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। Honorable Deputy Chairman. आदरणीय सभापति जी, वडक्कम, अभिवादन। यह सुखद संयोग है कि लगभग 7.5 दशकों बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो तमिलनाडु में जन्मे, देश के सर्वोच्च पंचायत के उच्च सदन के पहले सभापति और देश के पहले उपराष्ट्रपति बने, उन्हीं महान शख्सियत के उत्तराधिकारी के रूप में आज आप उसी महान विरासत और दायित्व को संभाल रहे हैं। आपका नाम भी वही है। कहते हैं आपके जन्म के 1 सप्ताह बाद आदरणीय राधाकृष्णन जी दूसरी बार उपराष्ट्रपति बने थे और उनके नाम पर आपका नाम रखा गया। आपको बहुत बधाई, आपका हार्दिक स्वागत। सभापति जी, आप तमिलनाडु से आते हैं, महान राज्य जिसकी संस्कृति, भाषा, हेरिटेज और कंट्रीब्यूशन पर मुल्क को फक्र है, जहां हजारों वर्ष पहले महान संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरुल महान ग्रंथ लिखा। कुरुल 571वें में कहा गया, उसका एसेंस है कि किसी समूह को पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक ऐसे रहनुमा नेता की आवश्यकता होती है जो सहानुभूति रखता हो, जो दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को समझ सके, उनसे जुड़ सके। यह सहानुभूति नेतृत्व एक सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देता है, जहां लोग खुद को मूल्यवान समझते हैं और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपके अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति है, सकारात्मक माहौल बनाने की प्रबल इच्छा हमने देखी। आपके जीवन, आपसे हुई मुलाकातें, आपके प्रयास काम के आधार पर और इधर विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों,
विधायिकाओं में संविधान दिवस के अवसर पर जो कुछ भी आपने कहा, उससे आपके व्यक्तित्व की चार पांच चीजें बड़ी विलक्षण और अलग मुझे लगती हैं। पहला, डायलॉग में यकीन, डिबेट में यकीन, दूसरे के मत को सुनना और सम्मान देना। दूसरा, कन्विक्शन, 16 वर्ष की उम्र में जो ठीक लगा, जो मार्ग आपको, जो आस्था, जो विचार पसंद आया, उस पर आप चले। इसकी परवाह आपने नहीं की कि उस विचारधारा के समर्थक वहां हैं या नहीं। यह आपके बारे में जानते हुए मुझे महान लिंकन के उस पत्र का स्मरण हुआ जो उन्होंने प्राइमरी स्कूल के उस अध्यापक को लिखा था जहां उनका बच्चा पढ़ता था। उसमें अनेक चीजों के साथ उन्होंने एक कामना और की थी कि मेरे बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले, जब भीड़ कोई और चीज महसूस करती हो और वो अकेला हो, अकेले महसूस करे कि मैं ठीक रास्ते पर हूं, तो उस पर चले। आप में यह गुण हमने पाया। कर्म के स्तर पर हमारे समाज की एक खासियत है। हमारे यहां हरिऔध सिंह उपाध्याय एक बड़े कवि हुए, उन्होंने कल्पना की हमारे यहां कर्मवीर हूं। शब्दवीर बहुत मिलते हैं, आलोचना आसान है पर कर्म करना कठिन। आपने त्रिपुर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा योगदान दिया। उसके बाद कोयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने बहुत रचनात्मक और बहुत बेहतर प्रयास किए। साथ ही लोकतंत्र में विधायिका के उसमें आपकी गहरी आस्था हमने देखी। आपसे जो भी मुलाकातें हुई उनके आधार पर कह सकता हूं कि आपका हमेशा एक ही कंसर्न हमने पाया, सदन में श्रेष्ठ संवाद कैसे हो, सभी अपना अपना पक्ष या मत रखें पर संसदीय मर्यादाओं के तहत। आपके नेतृत्व रहनुमाई में यह उच्च सदन ऐसा ही आदर्श कायम करेगा, यह मेरा यकीन है। सभापति जी, आप जैसा मैंने उल्लेख किया तमिलनाडु से हैं। 10वीं सदी के चोल राजा परांतक पहले के उत्तर मेरूर अभिलेख में प्राचीन भारत के ग्राम पंचायतों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और पद्धतियों का विवरण दर्ज है। भारत में कैसे लोकतंत्र की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी हैं, हमारे संविधान सदन की दीवारों पर हजारों वर्ष पहले आचार्य कौटिल्य का कहा लिखा है। Now, ruckus and sloganeering by opposition members broke out in the Lok Sabha, leading to the lower house being adjourned until 12 noon. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi addressed Rajya Sabha, where he congratulated Vice President C.P. Radhakrishnan, who is presiding as the Rajya Sabha chair for the first time. The Prime Minister also spoke about the Delhi blast, condoling the loss of lives due to the terror attack. I have Dr. Paramveer Singh, my guest. He's a political analyst who's joining me on the broadcast. Now, Mr. Singh, I want to begin by asking you about PM Modi's dig at Congress, where he said that some parties are unable to accept their defeat in the Bihar polls. We'll begin with that and then we'll move on to the other points. Vaishali ji, देखिए, right now the SIR process is going on all over the country, and this is a normal procedure. A database has to be updated or recalibrated time to time. So SIR is going on, and the irony goes as we know, whenever any party is in power, they are in the government, they do not criticize the election commission. But as soon as they are not in the power, they are in the opposition, they find too much deficiencies in the working of election commission. That is what is going on. And what I think Pradhan Mantri Narendra Modi, Prime Minister Narendra Modi has highlighted this issue, that parliament session is today, it has begun, but that topic, that hot topic of SIR is going to haunt the House. That is my personal opinion, and there is going to be a huge debate, hue and cry about this issue only. So he might have addressed that issue right from the beginning of the session. So things are going to be, we will see in the coming future or coming few hours what will be going on in the parliament. But I personally feel like I do not want to see the ruckus in the House. I want to see the serious debate on various issues, may it be the SIR, may it be the other points which are going through, which are going to taking routes in the country. These need to be discussed and debated. Not that we do not pay our taxes to see the ruckus in the House. So I think everything goes fine on, and things will be discussed in a positive manner, in a political manner that they deserve to go through. Yes. Absolutely, Mr. Singh, Dr. Singh, there should be no ruckus in the House, clearly, and there are more pressing issues that should be really spoken about. You know, the Delhi blast, the new labour codes.
So there are many other things. Even the air pollution in Delhi is something that's going to be discussed. What is your view on these particular points? Vaishali, nowadays we are going through a times when we are seeing a massive issues which need to be addressed as soon as possible. May it be the pollution concern, may it be the ongoing what we have achieved right now, that we are not discussing it, at 8.2% growth in our economy. These things need to be addressed and these things need to be discussed among the parliamentarians for the betterment of the country. And this is what the parliamentarians are chosen for. This is the main purpose for what they are chosen and sent to the upper house or lower houses of our country. This needs to be discussed. May it be the Delhi blast. We have so many, around 8 or 9 people have lost their lives, and in the heart of the country, when government is thumping their chest that we have provided a safe and sound situation all over the country, how can a blast can occur in the right middle, in the middle of our capital? So these things are to be discussed and there we need to find out who were the culprits, who really were behind the scene, who were going through, who were planning these or executing these things. These need to be discussed, and public should come and know, common man should come and know what is happening around him. We do not want to hear the narratives of opposition or of the government. We need to hear the truth. What is the truth going on right now? And may it be the position of the environment what we are suffering in the Delhi NCR region. You and we all are suffering from the toxic air. But should we be? There's a simple question: are we liable to be suffering from these issues? So these things are to be taken care of, and these need to be discussed. Yes. Dr. Singh, now of course these things will be discussed, but we really hope that there's a solution that they find which is actually implemented, because like you said, Delhi air pollution is something that we've been suffering for many years now, but a total of 13 bills is being listed, and there are a few points that I want to talk to you about, like the National Highways Amendment Bill and the Atomic Energy Bill, which is very, very important. I'd like your comments on these two bills. Vaishali, ironically, these things, while today I was going to the newspaper, I did not find any mention in this mainstream media about the print media about these bills which you have right now underlined. But people are not aware of any such bills that are going to be presented today in the parliament. These are not the common talk of a common citizen, and that needs to be. But what we all are discussing here and there is that SIR propaganda. I would rightly say that it as a propaganda, but these are the bills which deserve our attention of common people along with the parliamentarians, and these are what we are going to face in the coming days. The National Highways Bill is the most important bill, I would say, because nowadays we are, as soon as we took over our vehicle, we cross through a toll naka, and we pay a handsome amount there, and we deserve a good road, good transportation connectivity here and there. And these things they take a back burner. These issues are not of a common person. Ironically, these things do not matter much. But what we all see is the political propaganda that is discussed on the social media platform or in the chai ki tapri. We do not discuss these hard facts which need to be addressed. So coming days, these bills are going to shape our country. These bills are going to shape the life, the daily routine, daily course of me and you and all other citizens. So these are the pressing issues which need to be discussed. Yes. Now, Mr. Singh, there's a finance minister, Nirmala Sitharaman, who's scheduled to introduce a central excise bill, which is very important for us, and also the health security and national security cess bill. So what would you like to tell our viewers about it, and how do you see that progressing? Vaishali, right now, Dr. Sitharaman, she has introduced many amendments to the existing bills of income tax or maybe the excise bills only. So, but these, as I earlier said also, these do not take the central position of our daily discussions. These bills are only meant to be discussed by a few professors of college universities, and that is it. But these are the issues which totally shape the life of a common citizen. As far as the income tax bill or the excise bill, which today is going to be presented in the parliament, there is after the introduction of GST, excise bills were
totally kept aside. That is all, they are applicable to few commodities only, I would say. That mainly it is about the alcohol, with all the ethanol products, all the petroleum products, they are kept for the excise bills only. So nowadays we will be saying, I do not know what exactly is there in the bill, but to formulate or taxation policy on these products also would definitely give a relief to the common man, because pricing will become down, because excise bill, as far as I know, that is around 25 to 30% of the percentage that is implied on any product. If they are also brought under the ambit of GST, that is my opinion, prices of these commodities made with ethanol, made with or petroleum products, we will be saw a decline in their prices also. So that is an important bill, and I in a few hours we will be coming to know what exactly is there in the bill. Yes. All right. I also have my colleague Anand Singh joining me on the broadcast. Anand, we're of course talking about PM Modi scathing attack on Congress, where he says that, they're not happy, they're depressed that they lost in the Bihar polls. That's what he began with. And then, of course, there's a lot of ruckus and sloganeering which has happened by the opposition members in the Lok Sabha, leading to the lower house, of course, being adjourned until 12 noon. What more can you tell us? As the PM addressed the media, the House, he mentioned that how the opposition was completely disoriented, the way in which they lost crucial Bihar Assembly polls, where the NDA won with something majority, and mentioned that just nara nahi dena hoga, kaam karna hoga. So clearly a message had been given by the Prime Minister. But soon we saw when the House commenced in the Lok Sabha that how several of the opposition members raised slogans, and then despite several requests made by Lok Sabha Speaker Om Birla, the House was adjourned as the opposition MPs were not ready to but from their demand for discussion on the special intensive division of the voter rolls, as they feel that this was one of the reasons that they lost in Bihar, as well as the SIR exercise that is being conducted in 12 states and union territories. So clearly, Prime Minister Narendra Modi has first targeted the opposition that they should not only give hearing and they should not come in the House with negativity, but the negativity should be turned into positivity, as they need to discuss several of the national interest issues inside the Parliament, and thus their productivity should be focused in this crucial winter session. Back to you. Anand, a lot of important bills are going to be discussed, like the atomic energy bill, the corporate bill, the insurance laws. What more can you tell us about that? Yeah, Vaishali, look, there are 13 bills that have been set to be brought in this winter session. That includes the higher education bill, that includes atomic energy bill, that includes the central excise amendment bill, as well as several other bills, including the national highways, bankruptcy code, and more. So clearly, the government wants to bring up these bills so that the issues that have been tried for so long, they need to be discussed, and amendments need to be made to some of the bills so that the government can bring reforms in several of the sectors. So clearly, the government is targeting to make this House productive. However, if the opposition keeps on disturbing the House, then the government plans to pass these bills through voting in the upper house as well as in the lower house. So clearly, the government has chalked out strategy to deal with the opposition members who have been demanding discussion over the SIR issue inside the Parliament. All right, Anand, other than these issues, there's of course Delhi pollution and the Delhi